हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास की हमारी इस सीरीज़ में, जिसमें आज हमारा 16वां सेशन है। और पिछले सेशन में मैंने आप लोगों के साथ में कुछ प्रमुख समाज सुधार संगठनों के बारे में चर्चा की थी, विशेषकर ब्रह्म समाज के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, प्रार्थना समाज के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दें कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। सबसे पहले हम लोग ऑडियो वीडियो चेक कर लें हमेशा की तरह कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, किसी तरह का कोई ऑडियो वीडियो इशू तो नहीं है। Am I audible? सभी को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों ने संविधान संशोधन वाले दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। पहले से लेके तो 104 तक के जितने भारत के संविधान में अभी तक संशोधन हुए हैं, उनमें से जितने महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक पूरा सेशन हम लोगों ने 2 सेशन में इसको कवर किया है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, लेकिन देखिएगा ज़रूर। वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारी एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है, तो उसको प्लीज़ नज़रअंदाज मत करिएगा, उसको देख लीजिएगा। वो 2 सेशन को बहुत टाइम नहीं लगेगा, मात्र 2 घंटे में आपके वो दोनों सेशन पूरे हो जाएंगे और सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आपके हो जाएंगे कवर। ठीक है, चलिए तो आज के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन को लाइक नहीं किया हो, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया है, तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दें, है ना। जितने भी आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, मित्र हैं, तैयारी करने वाले आप लोगों की नज़र में, उन सभी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उसको शेयर कर दीजिए इस सेशन को, तो उन लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री भी होगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत वो भी होगा, दूसरे सब्जेक्ट्स भी होंगे, सीसेट भी होगा, सब होगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये हमारा जो सेशन है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये यूट्यूब चैनल चंचल कुमार सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आप सभी लोगों को इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री PDF नोट्स मिलेंगे। चंचल कुमार सर ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग आते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना। हालांकि कांग्रेस के अधिवेशन वाला पूरा एक सेशन मैं करवा चुका हूं, लेकिन चूंकि इस सीरीज में हमारा कांग्रेस वाला टॉपिक बचा है, तो कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस की स्थापना के साथ आपके जो भी जुड़े हैं मुद्दे, चाहे वो कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ विवाद हो, कांग्रेस की विचारधारा जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, कांग्रेस की शुरुआती विचारधारा जिसे उदारवादी विचारधारा, नरमपंथी विचारधारा कहते हैं, वो क्या थी, उसकी क्या मांगे थी, उसका स्वरूप कैसा था, कौन कौन से नेता थे। और फिर आती है गर्मपंथी या उग्रवादी विचारधारा, जिन्हें लाल बाल पाल की तिकड़ी के नाम से आप जानते होंगे। उस विचारधारा का उदय क्यों हुआ, उस विचारधारा में कांग्रेस की क्या मांगे थी, उसका स्वरूप क्या था, उनका तरीका क्या था, दोनों में क्या क्या कमियां थी, क्या क्या खूबियां थी। और आखिरकार आप सभी को पता है कि कांग्रेस के इन दोनों विचारधाराओं में मतभेद हुआ और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं कांग्रेस के। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उससे जुड़े हुए विवाद और उसकी विचारधारा। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा, उदारवादी, उग्रवादी, नरमपंथी, गर्मपंथी आंदोलन के बारे में आप पढ़ते होंगे, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ जो विवाद है वो क्या है। 2 तरह की विचारधारा है यहाँ पर।
एक विचारधारा सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है और एक विचारधारा तड़ित चालक का सिद्धांत है। एक सुरक्षा वाल्व की बात करता है, ठीक है, और एक बात करता है लाइटनिंग कंडक्टर की, तड़ित चालक की। और सबसे पहले बात करते हैं विचारधारा के संबंध में क्या क्या विवाद है। जैसा कि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, है ना। 1885 में जब भारत में लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल वाइसरॉय हुआ करता था और उस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसकी पहली बैठक होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। 72 लोगों ने उसमें भाग लिया था। अध्यक्ष का नाम था WC बनर्जी, पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। उस समय कांग्रेस का नाम रखने का पहले सोचा गया था इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि नहीं, इंडियन नेशनल यूनियन थोड़ा जम नहीं रहा है, तो इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दो। तो कांग्रेस का नाम रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, क्योंकि कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। अमेरिका में वहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं, उसका मतलब लोगों का समूह होता है। तो उन्होंने कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। और जो बैठक पहले पूना में होने वाली थी, वहाँ महामारी फैली, बीमारी फैली, इस वजह से उसको बम्बई में किया गया, ये भी हम जानते हैं। लेकिन जो मोटी बात है यहाँ पर आपसे मेंस में पूछा जा सकता है या प्रीलिम्स में, कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए विवाद। मतलब ये वो संगठन है कि स्थापना से ही इसके साथ विवाद जुड़ गए। विवाद इसलिए जुड़े क्योंकि कांग्रेस की स्थापना किसने की? आपने सुना होगा, कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम के एक अंग्रेज रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो कई लोगों ने कांग्रेस के स्थापना को लेकर सवाल खड़े कर दिए, खास करके लाला लाजपत राय। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। तो पहले तो आपको ये समझना है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा है। किसने दिया? इस सिद्धांत को देने वाले थे लाला लाजपत राय। दूसरी बात, तीसरी बात, इस सिद्धांत में क्या था समझे? मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ। पहला, किससे जुड़ा है? कांग्रेस की स्थापना से। किसने दिया? लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, ठीक है। प्रतिपादन लाला लाजपत राय साहब ने किया। और क्या था ये सिद्धांत? दरअसल लाला लाजपत राय ने ये कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है। उस समय भारत का जो वाइसरॉय था लॉर्ड डफरिन, उसने जानबूझ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई, ऐसा आरोप लगाया लाला लाजपत राय साहब ने। अब ऐसे कोई हवा में बातें नहीं करता, है ना। जब भी कोई बहुत बड़ा आरोप लगाता है, कोई बड़ी बात कहता है, तो उसके पीछे उसके पास कुछ आधार होता है, उसके पास में कुछ सबूत होते हैं कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, किस तर्क जो है, क्या तर्क है इसके पीछे। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ह्यूम की जो जीवनी है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी, जो संस्थापक माना जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी जो एक ऑटोबायोग्राफी, जो बायोग्राफी, उसकी जो जीवनी है, उसके लेखक है विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न आगे जाके कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने हैं। उन्होंने विलियम वेडरबर्न द्वारा लिखित ह्यूम की बायोग्राफी का हवाला दिया, इसका उन्होंने सहारा लिया और उन्होंने उसमें बताया कि इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। और एक उन्होंने लेख भी लिखा, यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बाकायदा लेख लिखा, और उसमें उन्होंने साबित करने का प्रयास किया कि मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने करवाई, डफरिन ने करवाई, और ये तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अब उनसे जब ये पूछा गया कि ऐसा क्यों करेगा डफरिन, समझ रहे हैं आप? वैसे इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि अगर कोई अंग्रेज के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हो रही है तो कुछ तो गड़बड़ लगती है, शक तो होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति से हमेशा कड़वा ही सुनते आए हैं पूरे जीवन भर, कुछ ऐसा व्यक्ति आपने देखा कि जिसने हमेशा गलत काम किया है और अचानक से वो मीठा बोलने लगे या कोई अच्छा काम करता हुआ दिख जाए, तो आपके दिमाग में संदेह तो पैदा होगा। ये जायज़ है कि आज क्या हुआ जो ये इस तरह से मीठा बोल रहा है या हमारा भला सोच रहा है या अच्छे बातें कर रहा है। तो डफरिन
क्यों करेगा कांग्रेस की स्थापना? जब लाला लाजपत राय से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि भारतीयों में जो गुस्सा बढ़ रहा था कि ना अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में समय समय पे, आपको पता है गुस्सा तो बढ़ ही रहा था, क्योंकि जिस तरह से भारत को लूट रहे थे, बर्बाद कर दिया, पूरा के पूरा देश को खोखला कर दिया था, मनमानी करते थे, अत्याचार करते थे, भारतीयों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते थे, कोई भी गुस्सा करेगा। तो भारतीयों के अंदर जो गुस्सा है वो निकलेगा। 1857 के समय ऐसा ही एक गुस्सा निकला था और इतनी बड़ी क्रांति हो गई थी। लाला लाजपत राय साहब ने कहा कि अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई थी कि कहीं न कहीं भारतीय 1857 की तरह फिर से क्रांति कर सकते हैं, फिर से जो है कोई भारत में ऐसे खड़ा हो जाएगा, क्रांति करेगा और हमको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो ऐसा कुछ उपाय निकालो कि ये गुस्सा जो है वो निकल जाए, है ना। क्या करें? जैसे आपने देखा होगा कि जब घर में पापा, अधिकतर घरों में पिताजी गुस्सा ज़्यादा करते हैं, अधिकतर की बात कर रहा हूँ, तो जब पिताजी बहुत गुस्से में होते हैं ना, बच्चों के संदर्भ में कई बार आपके ऊपर भी गुस्सा किए होंगे या आपसे किसी बात को लेकर नाराज़ होंगे, तो आप मम्मी को आगे कर देते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को आगे कर देते हैं जो आपको बचा ले, जो उनका प्यारा हो, जो उनका प्रिय हो, या जिसके सामने वो आपको कुछ नहीं कह पाएँ। तो इस तरीके की हरकतें हम लोग बचपन से करते आए हैं कि पापा गुस्सा करे तो मम्मी को सामने कर देते हैं, मम्मी करे तो पापा को सामने कर देते हैं। वैसा ही मामला कि लॉर्ड डफरिन ने सोचा कि भारतीयों का ये गुस्सा निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग क्रांति कर देंगे। तो भारतीयों में जो असंतोष, जो गुस्सा जो है वो पनप रहा था, उसको उन्होंने जान लिया और अंग्रेजों ने जानबूझकर कांग्रेस का गठन किया। ठीक है, जैसे कमरे में यदि पानी भर जाता है तो आप देखेंगे कि कहीं से कोई भी अगर पानी का रास्ता निकाल दे बाहर की तरफ तो सारा पानी धीरे धीरे खाली हो जाता है ना। वैसे ही उन्होंने भारतीयों का गुस्सा निकालने के लिए कांग्रेस की स्थापना की और भारतीयों को जो है क्रांति करने से रोक दिया। अब ऐसा उन्होंने इसलिए भी कहा क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता थे ना उस समय, वो अंग्रेजों के लिए सामने हाथ पैर जोड़ा करते थे, है ना, वो अहिंसा की बात करते थे, वो कानून के दायरे में रहकर काम किया करते थे। कुल मिला के ये बात कर रहा हूँ मैं उदारवादी नेताओं की। जिस तरीके से उदारवादी नेताओं की, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का जो व्यवहार था वो उनको पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तो अंग्रेजों का संगठन है, इसकी तो स्थापना ही अंग्रेजों ने की है, ये तो भारतीयों का संगठन ही नहीं। अब जब कोई आरोप लगाता है तो उस आरोप को कहीं न कहीं लोग डिफेंड भी करते हैं। जब इस तरह का आरोप कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर, संगठन के ऊपर लगाया गया तो फिर वहाँ पर एक व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। आपने नाम तो सुना ही होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले साहब। 1905 में बनारस के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं और फिरोज शाह मेहता के शिष्य माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने लाला लाजपत राय साहब की ये जो यॉर्कर थी, इस यॉर्कर को डिफेंड किया। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी तो इसके पीछे कुछ गड़बड़ है, तो सुनिए, हमने जानबूझकर कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज से करवाई है। इसके पीछे अंग्रेजों का दिमाग नहीं है, इसके पीछे हमारा दिमाग है। आपको यही दिक्कत है ना कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज क्यों करने लगा? हमने करवाया। ऐसा क्यों किया भाई? तुमने क्यों कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज से करवाई? इसलिए क्योंकि अगर कोई भारतीय कांग्रेस की स्थापना करता तो अंग्रेज जो है उस संगठन को तुरंत नष्ट कर देते, खत्म कर देते। लेकिन अगर कोई अंग्रेज ये काम करेगा तो उनको वो छोड़ देंगे और हमें मौका मिल जाएगा। जैसे यदि किसी बिजली से जुड़े हुए, आपको पता है कि अगर कहीं पर करंट है, इलेक्ट्रिसिटी करंट है, तो वहाँ पर सीधे हाथ लगाने से करंट लग सकता है। तो आप क्या करते हैं? आप कोई ऐसी धातु का प्रयोग करेंगे, ऐसी चीज़ का प्रयोग करेंगे जो विद्युत का कुचालक हो, जो आपको करंट लगने से बचा सके। आमतौर पर आपने देखा होगा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो विद्युत की कुचालक होती है, तो लकड़ी आपको करंट लगने से बचा देती है। वहीं अगर आप सीधे टच कर देंगे तो झटका लग जाएगा। और हमने ए.ओ. यूंग का प्रयोग उस छड़ी की तरह किया जिसने हमको उस करंट से, सरकार के गुस्से रूपी करंट से बचा लिया, संगठन को बचा लिया, वरना संगठन नष्ट हो जाता।
इस सिद्धांत को दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने और इस सिद्धांत का नाम है तड़िक चालक का सिद्धांत, लाइटनिंग कंडक्टर का सिद्धांत। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना को हमने जानबूझकर यूं से स्थापित करवाया ताकि हम सरकार के गुस्से से बच सके। अब देखो दो ही तरफ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। लाला लाजपत राय का कहना है कि सरकार ने कांग्रेस की स्थापना यूं से करवाई ताकि भारतीयों के गुस्से से बच सके। गोपाल कृष्ण गोखले साहब का मानना है कि हमने यूं से कांग्रेस की स्थापना करवाई ताकि हम सरकार के गुस्से से बच सके। इस तरह से दो दो विचारधारा आपके सामने दिखाई दे रही होगी। और यूं का प्रयोग भारतीय नेताओं ने, मतलब एओ यूं तो एक प्रकार से एक ऐसी चीज होगी जिसका सब यूज कर रहे हैं, है ना। यूं का प्रयोग सरकार ने किया, चाहे भारतीयों ने किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं यूं तो एक प्रकार से कठपुतली बन के रह गए। तो इस तरह से इस पूरे मामले को गोपाल कृष्ण गोखले ने तड़िक चालक सिद्धांत के नाम से सामने लाया कि हमने कांग्रेस की स्थापना यूं के साथ क्यों करवाई है, यूं से क्यों करवाई है। अब ऐसा है कि कांग्रेस का संस्थापक इस समय यदि कोई अंग्रेज नहीं होता, अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो क्या निष्कर्ष रूपी रूप से अगर हम समझें तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने की थी, वरना नहीं होती क्या? ऐसा नहीं है। अगर कोई अंग्रेज नहीं भी करता तो भी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की स्थापना हो जाती उस समय। 1857 की क्रांति में हम लोग फेल हो गए, ये बात आपको पता है। जब हम 1857 की क्रांति की असफलता के जो है कारणों की बात करते हैं तो उस क्रांति के असफल होने का, फेल होने का एक कारण ये भी है कि उस समय भारत में कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं था। था क्या? नहीं था ना। ऐसा कोई संगठन कि जिसको पूरे भारतीय अपना संगठन मानते, कोई एक बड़ा नेतृत्व होता, एक अखिल भारतीय नेता होता, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमने सोचा कि अगर अगली बार से अंग्रेजों से निपटना है तो एक अखिल भारतीय संगठन तो चाहिए। और 1857 की क्रांति के बाद हमने कई बार कोशिश की कि एक ऐसा संगठन भारत में बन जाए कि जो पूरे देश को एक साथ नेतृत्व दे सके। इसके लिए कई प्रयास हुए। कांग्रेस के पहले कई सारे संगठन बन चुके थे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नाम तो आपने सुना होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में ऐसा एक संगठन बनाया था। तो कांग्रेस की स्थापना तो आज नहीं तो कल होना ही थी। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कि मॉनसून के मौसम में कोई व्यक्ति कोई प्रक्रिया करता हुआ पाया जाए और उसके बाद पानी आ जाए और वो कहे कि मेरे ये काम करने की वजह से पानी आया, बारिश आई। तो ऐसा नहीं है, तुम करो ना करो पानी तो आएगा। मॉनसून का मौसम है तो बारिश तो भारत में होनी ही है। तुम कुछ करो या मत करो, लेकिन क्रेडिट तुम लेने के लिए बोल सकते हो कि मैंने ये काम किया था, इस वजह से भारत में बारिश आई। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना तो होनी ही थी, भारतीयों ने सिर्फ यूं का यूज किया और उसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना करवा ली। जैसा कि निष्कर्ष में आपको बता रहा था कि कांग्रेस के पहले ही भारत में कई सारी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी, है ना, और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हो रहा था। ऐसे में भारतीय आशाओं और समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक मंच देने के लिए अखिल भारतीय संगठन के रूप में कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। तो ये पूरा मामला आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के नेताओं की विचारधारा की। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और उस समय जिन लोगों ने कांग्रेस को नेतृत्व दिया, जिन लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा को, ठीक है, आगे बढ़ाया या जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, इनकी जो सोच थी, जो विचारधारा थी, ये बड़े सॉफ्ट लोग थे, उदार थे, लिबरल थे। इन्हें उदारवादी नेता कहा गया। इस तरह की विचारधारा कांग्रेस में 1905 तक चलती रही, एक तरफा। इन्होंने कांग्रेस को अपने मन मुताबिक चलाया, इन्होंने कांग्रेस को अपनी विचारधारा के अनुरूप चलाया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको उदारवादी विचारधारा कहते हैं। तो उदारवादी नेता ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने और सुधारों पर बल देते थे। अब ये क्या विचारधारा थी? इसमें बड़े बड़े नेता आपको मिलेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, महादेव गोविंद रानडे, एम.जी. रानडे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो नाम आपने सुने होंगे ना, इन सभी को कांग्रेस के शुरुआती नेताओं के नाम से जाना जाता है और यही कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व के रूप में भी जाने जाते हैं। उदारवादी क्यों बोला? क्योंकि ये उदार थे। कुछ लोग होते ना कि मतलब
अगर कोई उनका बुरा भी करता है, दुनिया में आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं। एक कि जो अपने साथ हुए अन्याय के लिए लड़ते हैं, लेकिन इस तरह से लड़ते हैं कि जिससे सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो, जिससे कानून वगैरह का उल्लंघन ना हो, हिंसा ना हो, शांति से मामला सुलझ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, वो तरीके पर ध्यान नहीं देते। उनके लिए अपना जो अधिकार है, जो हक है, वो हासिल करना मायने रखता है, चाहे वो कैसे भी करें। इस तरह की विचारधारा के लोग भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आप भी इनमें से कोई एक होंगे, कुछ होंगे जो सामने वाले से रिक्वेस्ट करके या उसको सही तरीके से सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते होंगे, और दूसरे तरह के होते हैं कि जो कान के नीचे एक बजा के या सामने वाले को कोई दंड दे के किसी भी तरह से अपनी बात मनवा लेते होंगे। ये वो लोग थे जो सरकार को और अंग्रेज की जो जनता है, ब्रिटिश जनता, उनको प्रभावित करके इसके लिए उन्होंने बाकायदा वहाँ पर एक अपने संस्था भी बनाई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। अंग्रेज़ों की जो जनता थी, ब्रिटिश जनता, उसको प्रभावित करने की कोशिश की और सुधारों पर बल दिया, लंदन में प्रचार का काम किया। ये लोग कैसे थे समझो। ये लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं कि अंग्रेज भारत के लिए बुरे नहीं हैं। मतलब इनका ये मानना था, जैसे कई बार आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत काम कर रहे होते हैं, पर हमें लगता है कि आदमी अच्छा है, शायद किसी कारण की वजह से ये काम किया होगा, वरना ये आदमी बुरा नहीं है। इनका मानना था कि अंग्रेज बुरे नहीं हैं, अंग्रेज अच्छे लोग हैं। इन्होंने देखो ब्रिटेन को तरक्की कितनी दी, वहाँ औद्योगिक क्रांति लेकर आए, वहाँ लोकतंत्र लेके आए, वहाँ की जनता की बात सुनती है वहाँ की सरकार, वहाँ उन्होंने जिस प्रकार का शासन दिया है उससे ये बड़े प्रभावित थे। इनका मानना था कि भारत को भी अंग्रेज तरक्की पर ले जा सकते हैं, भारत को भी अंग्रेज जो है आगे बढ़ा सकते हैं, बस वो वैसा करें जो वो वहाँ कर रहे हैं। जिस तरीके से वो ब्रिटेन में शासन चला रहे हैं, यदि वैसा शासन वो भारत में चलाने लग जाएं तो भारत की भी वैसी तरक्की होगी, कोई रोक नहीं सकता। तो ये थोड़े से अलग तरीके के लोग थे। ये भारत के लिए ब्रिटेन के शासन को अच्छा मानते थे। ये नेता प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र और भाषण के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखते थे। मतलब इनका मानना था कि ये सुधर सकते हैं, अगर इनको थोड़ा बहुत हम लोग प्रेशराइज करें, थोड़ा दबाव डालें, तो ये लोग अच्छे हैं, ये सुधर सकते हैं, सही रास्ते पर आ सकते हैं। पर इन्हें मालूम नहीं था कि कुत्ते की जो दुम होती है, लाख प्रयास करने के बाद भी वो सीधी नहीं हो सकती। आपको ऐसा लगता है कि ये तो पालतू कुत्ता है, ये तो घरेलू कुत्ता है, ये तो बड़ा अच्छा कुत्ता है, इसने आज तक किसी को काटा नहीं, हानि नहीं पहुंचाई, बिना मतलब किसी के ऊपर भौंका नहीं, तो इसकी दुम सीधी हो सकती है। कुत्ता चाहे कोई भी हो, उसकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तो इन्होंने ये चीज़ समझी नहीं कि अंग्रेज जो हैं वो कभी सुधर नहीं सकते, भारत के लिए तो कम से कम नहीं, क्योंकि वो भारत में बिल्कुल भी, ठीक है, वो भारत में समाज सेवा करने नहीं आए थे, वो भारत के लिए क्या विकास करने नहीं आए थे, वो भारत से खुद का विकास करने आए थे। तो ये लोग क्या करते थे, संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगे रखते थे और रक्तहीन संघर्ष में विश्वास करते थे कि बिना खून खराबे के शांति से अगर मान लीजिए कि मामला सुलझ जाता है तो क्या दिक्कत है ना भाई। इतने व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं, क्लास में इतने लोग आए, पर आप पता नहीं क्यों, मैंने कई बार का सेशन को लाइक शेयर तो कर दिया करो, लाइक भी नहीं करते हो यार। इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर देंगे तो इसमें आपको क्या समस्या है। तो इनका मानना गलत था कि ये भारत की तरक्की करवाएंगे, ये भारत को आगे ले जाएंगे, तो ये सुधार करेंगे, और इसीलिए ये लोग कानून के दायरे में रहे। मतलब जो भी इनकी मांगे थी, ये कानून तोड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, कानून के अंदर रह के ये सारे काम करते थे। अब ये इनकी विचारधारा हो गई। अब हम बात करें इनकी मांगे क्या थी, क्या ये चाहते थे। तो इनकी मांगे देखो, भारत में विधायिका में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। इनका ये मानना था कि भारत में कानून बनाने में भारतीयों की जो प्रतिनिधित्व है, जो संख्या है, वो कम है, तो हमें भी भागीदार बनाया जाए, हमें भी क्या किया जाए, शामिल किया जाए। तुम कानून हमारे लिए बना रहे हो, लागू हमारे ऊपर करोगे, तो हमें क्यों शामिल नहीं करते हो। तो पहली चीज़, और इन्हीं की वजह से आप देखोगे 1892 में जो भारत में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ, आपने पढ़ा होगा, 1892 का भारत परिषद अधिनियम इन्हीं उदारवादियों की वजह से पारित हुआ।
इन्हीं के कारण भारत में अंग्रेजों ने ये सुधार किया था। हालांकि ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान था, बहुत सारे अधिकार जो हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। अब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के समान भारत में भी स्वशासन दिया जाए। जैसे इन्होंने क्या किया ना कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जहाँ जहाँ अंग्रेजों का तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, आपको पता होगा, तो इतना बड़ा साम्राज्य अंग्रेजों का था, उसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, आयरलैंड में कई जगह होम रूल दे रखा था। मतलब सुपरविजन अंग्रेजों का था, पर वहाँ के निर्णय वहाँ के लोग खुद लेते थे। तो ये भारत में भी ऐसा होम रूल दे दे तो क्या दिक्कत है? तुम हमारे ऊपर शासन करते रहो, लेकिन हमें अपने लिए अधिकार दो निर्णय लेने का। फिर स्थायी बंदोबस्त को अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाए। सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है तो उसने वहाँ पर भू राजस्व की जो व्यवस्था को अपनाया। आप लोग सबने सुना होगा, इसे इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। इसमें जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया है, उसके साथ भू राजस्व का समझौता किया गया है, ये हम सब जानते हैं, है ना। तो स्थायी बंदोबस्त का इनका मानना था कि रैयतवाड़ी महालवाड़ी को हटाओ, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी वाले इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त लागू कर दो, तो क्या दिक्कत है आपको। तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त को, ये बच्चे कई सारे नहीं जानते हैं कि कांग्रेस ने शुरुआती समय में, हालांकि आपको ये बात तो पता होगी कि अंतर क्या था, कोई अंतर नहीं था, है ना। आपको पता है स्थायी बंदोबस्त में भी किसान मारा जा रहा था, उसका शोषण हो रहा था। रैयतवाड़ी में, महालवाड़ी में, सब में ऐसी कौन सी भू व्यवस्था थी या भू राजस्व नीति थी अंग्रेजों की जिसमें भारतीय किसानों को फायदा हुआ? आपको याद है? मुझे तो याद नहीं, क्योंकि अंग्रेजों की भू राजस्व नीति कोई सी भी रही हो, किसानों का मरण तो हुआ है, उनका शोषण और उनके ऊपर अत्याचार तो एक आम बात थी। क्या हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त अपनाने से? लुटेरा बदल जाएगा, लूट तो नहीं होगी खत्म, अंग्रेजों की जगह जमींदार लूटने लग जाएगा। तो शुरुआत में कांग्रेस ने स्थायी बंदोबस्त को बाकी जगह पर लागू करने के लिए भी मांग की थी, और सबसे जो जरूरी मांग इन्होंने की थी उसमें से एक ये थी कि भारतीय सेवा में सिविल सेवा का भारतीयकरण हो। सिविल सेवा का भारतीयकरण होने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश मिले। भाई कलेक्टर, एसपी, ये जो बड़े बड़े पद हैं आपके, इनमें भारतीयों को क्यों नहीं जाने देते हो? हालांकि आपको पता है, थोड़ा सा इतिहास भी आप जानते हो, 1853 में जो चार्टर एक्ट पास हुआ था, उसके द्वारा अंग्रेजों ने दिखाने के लिए एक सिविल सेवा परीक्षा शुरू कर दी थी। उसको दे के कोई भारतीय भी उसमें पास होकर अफसर बन सकता था, पर ये तो बहुत कम थे। एक्चुअली चालाकी इन्होंने क्या की थी ये भी आपको पता है कि इन्होंने क्या किया, है ना, इन्होंने एज कम कर दी थी, 19 साल कर दी थी कि भाई 19 वर्ष, लिटन तो 19 लेके आ गया, 19 साल से ज़्यादा का कोई भारतीय इसमें बैठ नहीं सकता। तो इस परीक्षा में भारतीयों की संख्या कम होती थी, भारतीय अफसर कम थे भारत में, तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को उसमें शामिल किया जाए, परीक्षा के लिए उम्र सीमा को बढ़ाया जाए, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस परीक्षा को भारत में भी करवा लो यार। अब वहाँ 7 समंदर पार, उस समय 7 समंदर पार ही लगता था, हालांकि एक ही समंदर है लेकिन 7 समंदर लगता था। कौन जाएगा वहाँ पार करके और वहाँ लंदन में परीक्षा देने? इतना पैसा थोड़ी है। अब सोचो, ज़रा कल्पना करो कि कोई अपने बच्चे को बहुत सारा पैसा अरेंज करके, क्योंकि कर्जा लेना पड़ेगा, बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी, दुनिया भर का पैसा कर्जा करके और उसको लंदन भेजे परीक्षा देने, और बच्चा नालायक हो, बच्चा पढ़ाई नहीं हो, ईमानदारी से तैयारी नहीं की हो और वो फेल हो जाए, तो कितना बुरा लगेगा। चलो फेल हुआ वो तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन कितना नुकसान हो गया आर्थिक रूप से। तो उस परीक्षा को देने के लिए वहाँ तक जाने में बहुत खर्चा होता था, और उसके बाद अगर कोई फेल हो जाए तो कितना बुरा लगेगा उसको। तो ये परीक्षाओं को भारत में भी करवा लो। फिर शस्त्र अधिनियम की समाप्ति हो, है ना, सैन्य शस्त्र अधिनियम मतलब कि भारतीयों को इन्होंने शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी थी, तो ये खत्म करो, है ना, शस्त्र अधिनियम नहीं होना चाहिए। इसके साथ सेना खर्च, अब दुनिया भर में युद्ध लड़ रहे हो, आपकी सेना का खर्चा बहुत है और ये सारा खर्चा हमसे ले रहे हो,
इसको कम करो, इसमें कटौती करो। और धन की निकासी, ये तो दादा भाई नौरोजी का आपको पता है कि कॉन्सेप्ट था। उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, लूट मचा रखी है। इसको उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का, धन निष्कासन का सिद्धांत, एक आपने ना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से उन्होंने जो लिखा, उसमें उन्होंने साबित किया कि भारतीयों के पसीने की, खून पसीने की गाढ़ी कमाई ये चोर यहाँ से लेके जा रहे हैं चुरा चुरा के, और इसका फ़ायदा भारतीयों को नहीं मिल रहा है, इसका फ़ायदा ब्रिटेन को मिल रहा है, वहाँ की औद्योगिक क्रांति को मिल रहा है, वहाँ का विकास हो रहा है, और उतना ही हमारा नुकसान हो रहा है। इसको हम बाद में समझेंगे कि क्या था ये धन निष्कासन का सिद्धांत, पर इसको रोका जाए। अब इनका तरीका मैंने बता ही दिया। इनका तरीका हम लोग देख चुके। इनका तरीका क्या था? ये लोग प्रार्थना पत्र लिखते थे, अंग्रेजों से कुछ बात करनी हो ना तो उनको रिक्वेस्ट करते थे, अगर वो भूल जाते, काफ़ी दिन हो जाते कोई एक्शन लिए को, तो याद दिलाते थे, उसको स्मरण पत्र कहते हैं। ये फिर याद दिलाते थे। इसके साथ साथ ये सरकार के सामने हाथ पैर जोड़ के ये सारी चीज़ें करते थे, ये इनको पसंद नहीं थी उग्रवादियों को। तो ये तरीका था, मतलब कुल मिला के ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कानून टूटे, कानून के दायरे के बाहर जाके काम करना पड़े, वो ये नहीं करते थे। अब इन लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस को 20 साल तक चलाया, 1885 से 1905 तक, 20 साल बहुत होते हैं, लेकिन 20 साल कांग्रेस की स्थापना को हो गए और कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी। 20 सालों में कांग्रेस जितना करना चाहिए था उतना तो छोड़िए, उससे आधा भी नहीं कर पाई। और उसके पीछे कई लोगों ने उसका कारण माना उसके तरीके को, कि जिस तरीके से तुम कर रहे हो ना, ये आज कल कभी नहीं करने वाला। अगर आप किसी आतंकवादी के सामने हाथ पैर जोड़कर कहें कि भाई हिंसा छोड़ दो, ये गलत बात है, ये मानवता के खिलाफ है, तो वो आपकी बात समझेगा? बेगुनाहों को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? और आप उसे दंड देने की बजाय आप उसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये सब छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा। तो वैसे ही अंग्रेजों के सामने हाथ पैर जोड़ते रहने से तुम्हें ना कल कुछ मिला था ना तुम्हें कुछ मिलेगा, ये मानने लगे कांग्रेस के अंदर कुछ युवा। अब समय के साथ तो पता है कि नया खून भी आता है, थोड़ा जोशीला खून भी आता है। अब कांग्रेस में आया कुछ नया ब्लड, कुछ युवा जो हाथ पैर जोड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, जो साडा हक एथे रख वाली विचारधारा में विश्वास रखते थे कि जब हमारा है तो क्या मांगना। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला कि स्वराज तुम मांग रहे हो अंग्रेजों से, तुम स्वराज अंग्रेजों से मांग रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। स्वराज तो तुम्हारा ही है, तुम इस अधिकार को मांगो मत, ये तो तुम पैदा ही हुए हो लेकर। तभी ना स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम मुझे दोगे, ये तो मेरी ही है और ये तो मैं लेकर रहूंगा। इस तरह की विचारधारा कांग्रेस में अब आने लगी थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ नए लोग आए जिन्होंने कहा कि तौर तरीके बदलो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कोई कंपनी 20 साल से काम कर रही है, व्यापार कर रही है, बिजनेस कर रही है, लेकिन लगातार घाटे में जा रही है, तो जो नया मैनेजर आएगा, नए लोग आएंगे कंपनी में, वो क्या कहेंगे कि कंपनी को अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, ऐसे तो कंपनी घाटे में ही जाएगी हमेशा। तो इस नए विचारधारा को बोला जाता है उग्रवादी आंदोलन। कई लोग इन्हें गर्मपंथी भी कहते हैं। ठीक है, गर्मपंथी आंदोलन, गर्मपंथी विचारधारा, और गर्म दिमाग के लोग थे। तो इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। असहयोग, सबसे पहले तरीके चेंज करो, सरकार को सहयोग करना बंद कर दो। इसका उपयोग आप भी करते होंगे कई बार, कि कई बार कोई व्यक्ति आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं करता होगा या आपको कोऑपरेट नहीं करता है, तो हम उसका थोड़ा सा बायकॉट कर देते हैं, असहयोग करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या करता है, आमतौर पर आपने देखा होगा कई सारी पत्नियां ऐसा करती हैं, है ना। जैसे पति से कोई नेकलेस मांगा, पति से कोई नई साड़ी मांगी या कोई गिफ्ट मांगा या कोई ऐसी चीज़ जो पति नहीं दे रहा है और उसको चाहिए, तो कई बार आपने देखा होगा कि घर में पत्नियां ऐसी चीज़ें करती हैं, खाना बनाना बंद कर दिया या अच्छा खाना बनाना बंद कर दिया, या उसको पति का काम करना बंद कर दिया कि भाई आप अपने हाथ से अपने सारे काम कर लो, मैं नहीं कर रही कुछ भी। तो धीरे धीरे पति की अकल ठिकाने आ जाती है। और ये तरीका पुराना है,
ये तरीका चला आ रहा है, अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। तो असहयोग करना शुरू कर दो। जब तुम सरकार को सहयोग नहीं करोगे तो सरकार के सारे काम रुक जाएंगे, सरकार के सारे काम बंद हो जाएंगे और उसके बाद में फिर वो तुम्हारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर धरना प्रदर्शन करो, पता तो चले लोगों को कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं ससुर अंग्रेज। जब तक धरना दोगे तब तक लोगों को सबको दिखेगा कि ये क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं भारतीयों के साथ। जेल भरो आंदोलन, ठीक है, क्या करोगे, जेल में डालोगे, डाल दो, हम नहीं डरते, जेल भरो। इतने सारे लोग जेल में चले जाओ कि सरकार को जो है जेल में रखने की जगह नहीं मिले, कहाँ लेके जाएंगे फिर। जेल भरो आंदोलन से भी कुछ होना जाना नहीं है, जेल मतलब जेल में डालने से कुछ नहीं होगा, हम तो तैयार हैं जेल जाने के लिए। तो इससे सरकार की अकल ठिकाने आएगी। और बहिष्कार, सरकार का बहिष्कार कर दो, बॉयकॉट कर दो, ये भी एक तरीका है किसी को सुधारने का। यदि कोई दुकानदार लगातार घटिया क्वालिटी का माल दे रहा है लोगों को, कई बार शिकायत करने के बाद भी वो अपनी क्वालिटी में सुधार नहीं कर रहा है, तो उससे सामान लेना बंद कर दो। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वो दुकानदार रास्ते पे आ जाएगा, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब उसका सामान नहीं बिकेगा, जब वो घाटे में जाएगा, उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो लोगों की बात मानने के लिए मजबूर होगा कि नहीं होगा, बॉयकॉट। और आज भी आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों को जब शिकायत होती है किसी प्रोडक्ट से, किसी कंपनी से, तो आजकल तो सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलता है ना, हैशटैग बॉयकॉट। जब लोगों की बात नहीं सुन रहा होता है कोई, तो इस तरीके की जनता चीज़ें करती है। हैशटैग बॉयकॉट के नाम से कैंपेन चलाए जाते हैं, ज़बरदस्ती उसको अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर किया जाता है, ठीक है। तो ये बहिष्कार, असहयोग, धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, ये कुछ तरीके हैं जिससे तुम क्या कर सकते हो, जिससे तुम सरकार से अपनी बात मनवा सकते हो। क्योंकि जो तरीके तुम्हारे चल रहे हैं ये तो पुराने हैं। और ये बात तो सही है ना कि जब सही आउटपुट नहीं आ रहा है, जब सही परिणाम नहीं आ रहा है, तो तरीके बदलने ही पड़ेंगे। यदि आप पिछले 5 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हर बार आप विफल हो रहे हैं, आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर तुम तैयारी करते रहोगे तो अगले 50 साल भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगी। आपको अपने पढ़ने के तरीके बदलने पड़ेंगे, अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा, या जो कमियां आपके अंदर है उनको दूर करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन होगा, है ना। आपने अभी एक मूवी देखी होगी, बड़ी अच्छी मूवी आई थी कुछ दिन पहले, 12th फेल। मैंने अभी रिसेंट वो मूवी देखी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। खास करके जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, उन बच्चों के लिए तो वो आंखें खोल देने वाली मूवी, कि जितना हलवा लगता है, लड्डू लगता है, आसान लगता है, उतना आसान है नहीं। पहली बात तो ये कि इसके लिए बहुत बड़ा कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। आपको लगे कि हम लोग अपने दुनिया भर के सारे काम करते हुए, अपनी सारी की सारी चीज़ें दुनिया की करते हुए वैसा का वैसा एग्ज़ाम निकाल लेंगे, आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, तो नहीं बन सकते। एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। दुनिया जहाँ को भूल के सारे ये जितने भी चीज़ें आप कर रहे हो ना, ये सब छोड़नी पड़ेगी आपको, तब जाके आपका कुछ होने का चांस बनता है। और उसके बाद भी हो सकता है कि मेहनत, आपने देखा होगा उस मूवी में एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई गई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि बच्चे, उन बच्चों को वो मैसेज कि जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति को देखा होगा आपने जो पहले अटेम्प्ट में, दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट तक एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर पाया। वो प्री निकालता है लेकिन मेंस पे जाके अटक जाता है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो तैयारी ठीक से नहीं कर रहा है, बस सही दिशा में नहीं कर रहा है। उस व्यक्ति को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। आखिरी अटेम्प्ट में ये बात समझ में आती है कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ने से ज़्यादा अब लिखना पड़ेगा। और जब तक तुम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और यही गलती मैं आपको बताऊं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले भारत में 90% बच्चे आज भी कर रहे हैं। आप में से भी कई लोग कर रहे होंगे। जब हम कहते हैं ना यहाँ से कि लिखो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, तो वो उस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना जो है क्या करेंगे, पढ़ने में लगाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मत मूवी देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात समझो। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा नहीं है।
जब तक आप उस चीज़ को लिख नहीं पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जब तक आप अपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप इतने सक्षम नहीं हो जाते कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर जो है सॉल्व कर लें, तब तक आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप उसी गलत चीज़ का शिकार हो रहे हैं जो आमतौर पर भारत में 90% बच्चे हैं। वो प्री निकाल लेते हैं पर मेंस नहीं निकलता, मेंस भी होता है कई बार तो इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि मेंस का स्कोर कम है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो पूरी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी मत करिए, ले दे के पढ़ते रहते उससे नहीं होगा। स्पेशली उनके लिए जो कि ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जो कर ही नहीं रहे हैं उनकी तो बात ही खत्म है, वो तो परे हैं इस सबसे, वो तो दुनिया जहाँ से उनका तो हो चुका है सारा मामला, है ना, वो तो मोह माया से परे हैं। पर जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि बैलेंस्ड करिए सही तरीके से, एक ही चीज़ के ऊपर पूरा टाइम पूरी एनर्जी मत खपा दीजिए अपनी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस प्रकार से जब नरमपंथी या उदारवादी आंदोलन में गड़बड़ी थी या कमियां थी तो एक नई प्रकार की विचारधारा कांग्रेस में आई जिसको उग्रवादी या गर्मपंथी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और कारण आप समझ गए होंगे, क्या कारण है अभी तक पता चल गया होगा। एक तो ये कारण था कांग्रेस के इस नए विचारधारा के उदय होने का कि 20 साल हो चुके हैं लेकिन कोई राजनीतिक उपलब्धि भारतीयों को प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, उपलब्धि भारतीयों को 20 साल में कुछ नहीं मिली, एक प्रकार से निराशा फैलती जा रही थी। कांग्रेस को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं बचा था कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। फिर इसका परिणाम उग्रवादी चेतना के रूप में सामने आया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे कुछ नेता आए जिन्होंने कि कांग्रेस को अपने तौर तरीके बदलने की सलाह दी। लाल बाल पाल की तिकड़ी तो आपको पता ही है, अरविंदो घोष का नाम भी सुना होगा। ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी भारत में रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नई विचारधारा थी। ये क्या करते थे, ये अलग थे उनसे। पुराने वाले अंग्रेजों को अच्छा समझते थे, पुराने वालों को लगता था उदारवादियों को कि अंग्रेज अच्छे हैं, भारतीयों के भले के लिए हैं, भारतीयों के हित के लिए हैं। लेकिन नए लोगों को लगने लगा कि ये बेकार है, इनसे उम्मीद करना ही बेकार। ये उनके वास्तविक चरित्र को जान गए थे। किसको जान गए कि ये एक्चुअली में कैसे है ना। इन्होंने अंग्रेज शासन से घृणा करी, इन्होंने प्यार नहीं किया, ये घृणा कर नफरत करते थे और उनको भारत से बाहर निकाले। इनको लगता था कि भारतीयों का विकास अंग्रेज नहीं करेंगे, अंग्रेजों को निकाल दो, हम अपना विकास खुद कर लेंगे। इसके साथ इनका विचार था कि भारतीयों की मुक्ति अपने खुद के प्रयासों से, प्रयत्न से होगी, अंग्रेजों की कृपा। मतलब आपको क्या लगता है कि अंग्रेज आपके ऊपर कृपा कर देंगे, आपसे खुश हो जाएंगे और आपको जो है जो चाहो वो दे के चले जाएंगे? नहीं, आपको छीनना पड़ेगा, आपको कृपा से नहीं होगा ये। ठीक है, अपने खुद के प्रयत्नों से आपको ऐसा करना पड़ेगा। और इसीलिए से बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज जो है वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है भाई। इसको अगर कोई ये कहता है कि अंग्रेज आपको दे देगा, वो आपको किसी वो देने वाले नहीं है। फिर तिलक ने उग्रवादी राजनीति की आलोचना की। ठीक है, उन्होंने उदारवादी, उग्रवादी नहीं उदारवादी, क्योंकि वो तो स्वयं उग्रवादी थे, उदारवादी राजनीति की उन्होंने खूब आलोचना की। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि आप लोग कांग्रेस के नाम पे क्या करते हो, साल में एक बार एक अधिवेशन करते हो, साल में एक बार मिलते हो, चाय नाश्ता करते हो, हाय हेलो बोलते हो और फिर उसके बाद अगले 1 साल तक फिर गायब हो जाते हो। ऐसे आपको लगता है कि अंग्रेज आपकी बात सुनेंगे? उन्होंने कहा कि अगर हम लोग बरसाती मेंढक की तरह, बरसाती मेंढक होता है ना, जो बरसात आती है तो मेंढक आते हैं, टर टर करने लगते हैं, कि साल में एक बार अगर मेंढकों की तरह टर्राओगे, आवाज़ करोगे तो उससे क्या होगा। तो अगर हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन में साल में एक बार मेंढक की तरह बोलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके लिए तो पूरे साल प्रयास करने पड़ेंगे। और इसी के साथ मतलब ऐसे वो होता है ना, जो बच्चे एग्ज़ाम आने पे तैयारी करते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम आ गई है तो अब तैयारी कर लो, प्री कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं होगा। साल भर तैयारी करनी पड़ती। अगर आप साल के कुछ महीने यूपीएससी की तैयारी करें और आपको लगता है कि आप निकल जाएंगे, आमतौर पर मैं आपको बताता हूँ यही होता है। एग्ज़ाम आती है तो भिड़ के तैयारी करेंगे, 2-3 महीने एकदम कस के तैयारी करेंगे, फिर कुछ अंकों से रह जाएंगे, फिर प्री निकलेगा, जब प्री हो जाएगा, नहीं हुआ प्रीलिम्स, रिजल्ट आया, फेल हो गए,
तो कसम खाएंगे कि इस बार और अच्छे से मेहनत करेंगे। फिर प्रीलिम्स के अगले दिन से ही, अगले दिन से भाई, इतना भी नहीं कि थोड़ा रुके, अगले दिन से फिर भिड़ेंगे और अगले दिन से फिर महीना डेढ़ महीना भर के आसपास फिर मेहनत करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ढील छोड़ने लगेंगे। अभी तो टाइम है, आज नहीं पढ़े तो क्या हो गया, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। आज किसी की पार्टी में चले जाते हैं, आज कुछ और करने चले जाते हैं, आज रिश्तेदार की शादी में चले जाते हैं, ऐसा करने लगे। धीरे धीरे फिर वही, फिर ढील छोड़ देंगे, फिर पढ़ना धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर जैसे एग्ज़ाम आएगी फिर भिड़ के तैयारी करेंगे, फिर 2-3 महीने फिर वही रिजल्ट, और ये चक्र जो है वो चलता रहता है। और वो बच्चे जो कि पूरे साल हर दिन मेहनत करते हैं, ईमानदारी के साथ कोई ढील नहीं छोड़ते, उनका सिलेक्शन तय है। तो ये लड़ाई जो है ना, ये आपके विल पावर की है। जितना आपका विल पावर होगा उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी, और जितना आप ढील छोड़ते जाएंगे ना उतना आपका सिलेक्शन जो है लेट होता जाएगा। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन तो छुट्टियों का मनोरंजन है, कि साल में एक बार मिलते, छुट्टियां मनाने जैसा मामला, कि एंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं, हॉलीडे मना लेते हैं। इससे कुछ नहीं होगा भाई, तुम लोग आज और कल कभी भी अपनी मांगे पूरी नहीं करवा सकते। तो ये हो गया कांग्रेस का, दोनों तरह की विचारधारा मैंने आपको बताई, गरम दल भी और नरम दल भी। अब देखो, गरम दल और नरम दल में बेसिक अंतर क्या है। नरम दल जो है, समझो इस बात को, नरम दल संवैधानिक सुधारों को सरकार से करवाना चाह रहा है, लेकिन उसका तरीका अलग है। उसके साथ साथ वो भारतीयों के लिए अंग्रेजों को अच्छा मानता है, हितैषी मानता है, और वो सारे काम कानून के दायरे में रहकर करता है। गरम दल वाले ये मानते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो उनसे घृणा करते हैं, वो उनको अपना हितैषी नहीं मानते, और दूसरी बात, वो उनसे मांगने में नहीं, छीनने में विश्वास करते हैं, और इसके लिए कानून भी तोड़ना पड़े तो वो तोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के मंजिल तो एक ही है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, अब आखिरकार मतभेद तो होना ही है। तो कांग्रेस के इन दोनों धड़ों में कि भाई कांग्रेस पर प्रभुत्व किसका होगा, जिसका प्रभुत्व होगा उसकी चलेगी, और कांग्रेस उसके हिसाब से, उसकी विचारधारा से चलेगी। तो लड़ाई इस बात की थी कि आखिर कांग्रेस कैसे चलेगी, नरम दल के हिसाब से चलेगी, गरम दल। नरम दल वालों का ये मानना था कि पिछले 20 सालों में हमने इस संगठन को खड़ा किया है, हमने इसको एक एक बूंद दे के सींचा है, तो हम तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे, तुम बर्बाद कर दोगे इसको। दूसरी तरफ गरम दल वालों का ये मानना है कि पिछले 20 सालों में तुम कुछ नहीं कर पाए, तो आगे क्या कर लोगे, अब हमारे हाथ में कमान आने दो, हम कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाएंगे। इस बात को लेकर कांग्रेस के इन दोनों धड़ों में मतभेद हो गए, और आखिरकार आपको पता है कि 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में दोनों के मतभेद खुल के सामने आ गए, विवाद हो गया, लड़ पड़े आपस में, और कांग्रेस के दो धड़े हो गए। तो एक हो गए नरम दल वाले, एक हो गए गरम दल वाले। गरम दल वालों को पुलिस पकड़ के ले गई, उनको जेल में डाल दिया गया और उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया, और नरम दल वालों ने असली कांग्रेस, उनकी कांग्रेस को असली कांग्रेस घोषित कर दिया, और इस तरह से ये सबका फायदा अंग्रेजों को मिला। तो ये जो हमारा आज का सेशन था, इसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से भारत में कांग्रेस की स्थापना को लेकर विवाद हुआ है, कांग्रेस की स्थापना को लेकर क्या क्या विवाद हैं, तड़ित चालक का सिद्धांत या सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, दोनों मैंने आपको बताया। फिर कांग्रेस की दोनों विचारधाराओं के बारे में, शुरुआती विचारधारा, कांग्रेस की मांगे क्या थी, उनके तरीके क्या थे, उनमें कमियां क्या थी, उग्रवादी या गर्मपंथी आंदोलन, उसकी विचारधारा, उसकी मांगे, उसके तरीके, दोनों में कमियां खूबियां क्या थी। आगे चल के दोनों में विवाद भी हो गया। अब हम अगले सेशन में बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में, और बंगाल विभाजन एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके साथ जुड़ा है भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिसको स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, और उसका कारण था बंगाल का विभाजन। तो बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया? 1905 में। क्यों किया? बंगाल विभाजन को करने के पीछे असली मकसद क्या था? बंगाल विभाजन के बाद भारतीयों ने क्या किया? हमें बुरा लगा तो कैसा लगा, हमने क्या किया उसके लिए, और आखिरकार हमने इसके लिए अंग्रेजों को कैसे जताया कि हमको बुरा लगा। कई बार आपको जब बुरा लगता है ना किसी की बात का, तो सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सामने वाले तक वो मैसेज पहुंचाना कि हमें बुरा लगा है और किस लेवल का लगा है। कई बार आपको किसी की बात का बुरा लगता है तो आप उससे बात करना बंद कर देते हैं। क्यों? ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी बात मुझे चुभी है, बुरी लगी है।
तो वैसे ही हम दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा ये निर्णय बंगाल के विभाजन का हमको पसंद नहीं आया और हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा होगा कि तुम बंगाल का विभाजन रद्द कर दो और बंगाल को फिर से एक कर दो। तो इसी चीज़ को अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा भी लगा होगा, पसंद आया होगा और आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते सेशन को लाइक कीजिए। यदि आप कभी भी इस सेशन को देख रहे हैं लाइव रिकॉर्डेड कभी भी, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर करना। ठीक है, हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे। और ये चैनल यूपीएससी विद चंचल कुमार, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो यार, है ना। इसको सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग, अभी बहुत लंबी यात्रा मुझे तय करनी है आप लोगों के साथ। मैं एक टीम बना रहा हूँ जो आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी करवाएगी। अब आपको पता है कि उसके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा हम करेंगे। ठीक है, पर बस यही है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत सारा पैसा लेके बच्चों को सही शिक्षा या क्वालिटी कंटेंट नहीं दे रही है, या उनके इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद भी उनको सही चीज़ें नहीं मिल रही, तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे भी हो पाया, जिस मोड में हो पाएगा, आपको अच्छी टीम के द्वारा सही शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। शुल्क भी अगर हमें रखना पड़ेगा तो हम ऐसा रखेंगे जो आप लोग अफोर्ड कर पाएँ, है ना। बहुत ज़्यादा लाखों रुपए या 50,000, 60,000, 70,000 रुपये आपसे नहीं हमने चाहिए। जो भी होगा हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ा सकता हूँ लेकिन हर कोई ये चीज़ नहीं कर सकता ना। सबको अपना घर भी चलाना होता है यार, परिवार चलाना होता है। तो जो भी न्यूनतम मिनिमम में हो पाएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग दे पाएँ। तो जुड़े रहिएगा। आपका पूरा जो प्रिपरेशन है यूपीएससी का, हिंदी इंग्लिश मीडियम का, हम लोग इंग्लिश वाला भी शुरू करेंगे जल्दी, वो इस चैनल के माध्यम से हो जाए। बने रहिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, जय हिंद।